आज की डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कुछ भी वेपन लेके कुछ भी करके आप एंटर कर सकते हैं, आपका कोई चेक नहीं होगा। हम खुद को ही फेयर आ गया और अभी आने वाला डॉक्टर बनने वाला भी अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा कंट्री में उसका सेफ्टी है नहीं। ऑब्वियसली यार गुस्सा आता है जब मेरे साथ ही वाले, मान लीजिए माय हस्बैंड एंड ही इज ऑन द डेथ बेड, अगर मुझे गुस्सा आता है तो वो वैलिड है। और एंड ऑफ द डे हमें बोल रहे हैं आपको तो डॉक्टर्स हो यार, आप तो भगवान हैं। हम भगवान थोड़ी ना है यार, वी आर ऑल स्केयर्ड, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। जब हमने ये स्ट्राइक कॉल किया तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो ऑर्डर दिखा दिया, बट हमारा राइट टू लाइफ नहीं है। आर्टिकल 21 हमारे लिए नहीं है। कोई पैर भी पकड़ते हैं जिन जो ठीक होके जाते हैं, पर अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो मार के भी जाता है। मैं भी सेफ फील नहीं करता एट टाइम्स। मैं लड़का हूँ, जबकि बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा ये खराब है। मजदूर भी सुबह से काम करके शाम को चला जाता है, क्योंकि वी हैव एवरी स्टेज ऑफ वर्किंग सिस्टम जहाँ पे फैसिलिटी ऐसे नहीं है। एम्स अलग है और मेरे गांव का पीएचसी अलग है। आई एम फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम कर्नाटका, वो अलग है। रात का 2 बजे 1 बजे नहीं देखते हैं यार हम। और हम भी ऐसे नहीं देखते कि मैं एक फीमेल हूँ, मुझे एक्स्ट्रा ये करना है, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में पहली बार मेरे दिमाग में एक सोच प्लांट कर दिया है समाज ने कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे एक रात को 2 बजे कुछ पेशेंट को हेल्प करने का कुछ डिसीजन लेना है, तो आई डेफिनेटली टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि मैं औरत हूँ। अभी सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया, लेकिन हम 1% बाकी 99% पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं। तो आप उनका सोचो कि हमें कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग इन हेल्थ केयर स्पेक्ट्रम, हेल्थ केयर सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। वी आर 24/7। अगर हम किसी पुलिस वर्दी वाले लोग को देखते हैं तो अगर उनके ऊपर कोई वायलेंस या कोई ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है तो वो 2-3 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लॉ है हमारे पास कि अगर ये हुआ तो इसका ये पनिशमेंट दिया जाएगा। देश की राजधानी में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कोलकाता में जो घटना हुई उसके खिलाफ जस्टिस की, जो इनके साथ आए दिन होता रहता है उसके खिलाफ कानून बनाने की। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, हम इनसे समझेंगे कि जो इनकी सबसे मेजर डिमांड है, सीपीए बिल जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो सीपीए बिल क्या है, आज ये सड़कों पर क्यों है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस है, निर्माण भवन है, उसके बाहर पर ये प्रदर्शन जारी है। मेरे ठीक पीछे से जहाँ से आपको आवाज़ें आ रही होंगी वहाँ हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स इकट्ठा हैं। दिल्ली से देश भर के डॉक्टर्स हैं, लगभग हर अस्पताल से आए हुए हैं, जूनियर सीनियर, अपने सारी जितने भी बाउंड्रीज इनकी कम्युनिटी के विदिन होती है उसे तोड़ते हुए ये सब एक साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो आप मुझे वो मेजर डिमांड्स बता दीजिए जिसको लेकर यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जो इंसिडेंट हुआ 9 अगस्त को, जो कि एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ एंड उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ एंड अभी तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े गए हैं। तो उसके अगेंस्ट तो ये लड़ाई है हमारी प्रोटेस्ट। एंड सेकंड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सीपीए आप लोग अगर आसान भाषा में समझा पाएं जिससे आम आदमी को ये समझ में आए कि मेजर डिमांड्स क्या है, क्यों डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीपीए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, डॉक्टर्स, उसके बाद नर्सिंग यूनियन, हेल्थ केयर स्टाफ ऑल्सो, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ देम। ये क्या है कि इट इज़ अगेंस्ट दोज पीपल हु आर हु डू द वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं कि क्या ऑफेंस है, क्या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि हमने पूरा एक बिल ड्राफ्ट किया है जो कि ऑलरेडी 2 बार पार्लियामेंट में आ चुका है, बट इट वाज नॉट फॉरवर्डेड अहेड। मतलब तो टेबल हो चुका है, हाँ, बट अभी तक इट वाज नॉट, उसका लॉ नहीं बना है अभी तक। वो संसद में अगर देश में कोई भी कानून बनना होता है तो वो पहले बिल संसद में लाया जाता है। ये बिल संसद में 2 बार टेबल हो चुका है, जैसा वो बता रहे हैं। एक बार 2019 में हुआ था। तो क्या ऐसा आप लोग बहुत रैम्पेंट या बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि हिंसा होती रहती है? मतलब ये तो चलिए रेप केस था जो बहुत ही हेनेस था, पर क्या आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिसमें आप लोग अनसेफ फील करते हैं? सबसे पहले तो ये लॉ की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर हम किसी पुलिस वर्दी वाले लोग को देखते हैं तो अगर उनके ऊपर कोई वायलेंस या कोई ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है तो वो 2-3 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लॉ है हमारे पास कि अगर ये हुआ तो इसका ये पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, उसके लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडेड होते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर, पैरामेडिकल, प्री क्लिनिकल से लेकर सारे डॉक्टर्स तक हैं इन्वॉल्व। अब उसके अंदर ये है कि अगर वायलेंस हुई है या फिर ग्रीवियस हर्ट हुआ है, वायलेंस हुई है तो
उसको कुछ जुर्माना पड़ना पड़ेगा और उसको कुछ जेल होगी किस काम की, और उतना ही ज़्यादा अगर ग्रीवियस हर्ट में है तो उसको 10 लाख की अगर जुर्माना है या फिर 3 से 10 साल का उसका जेल है। और वो जो केस है वो अपने आप दर्ज होना चाहिए और डिप्यूटी डीएसपी को सबसे पहले अपॉइंट होना चाहिए कि वो देखे इस केस के बारे में, और आगे फिर इस केस की अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे केसेस हो चुके हैं वायलेंस के, मर्डर के, हरासमेंट के, असॉल्ट के, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इसके लिए हमें कुछ अच्छा लॉ चाहिए जो ऑलरेडी इनहैक्ट हो। जिम्मेदारी दूसरों को सेफ्टी प्रोवाइड करने की है, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की है। हैंडल करते हैं हम लोग, इतनी इमोशनल और इतनी ऐसी बातें करते हैं जो हम कभी अटेंडेंट्स को बताते तो वो लोग इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते, तो उनका भी असॉल्ट हो जाता है। उस वजह से हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट की। आप कुछ बाउंसर लगा दो, कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, कुछ ऐसा अलार्म लगा दो कि जिससे सारा क्विक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाए। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप इतने सारे हॉस्पिटल बना रहे हो, वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो काम करने के लिए, तो पहले वहाँ की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। पहले वहाँ पे उनका काम करने का जो वर्क स्पेस है वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके तो डॉक्टर काम करेंगे। इसी से जुड़ी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आप देखेंगे एक एयरपोर्ट एक सेफ जोन होता है ना, मेट्रो स्टेशन है उसमें चेकिंग होती है, बाहर एक सेफ जोन है, वो भी एक तरीके का। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, वाई कांट दे भी सेफ जोन, उनको हम सेफ जोन क्यों नहीं बना सकते? आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, सरकार को भी यही कहना चाहूँगा कि उसको आप एक सेफ जोन घोषित करिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैन भी सेफ जोन्स। आज की डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कुछ भी वेपन लेके कुछ भी करके आप एंटर कर सकते हैं, आपका कोई चेक नहीं होगा ना, आपका कोई स्कैनर के थ्रू आपका मेटल डिटेक्शन भी नहीं होने वाला, आपकी कोई फ्रिस्किंग भी नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाली। आप डॉक्टर्स केबिन तक बिल्कुल कैसे भी आप जा सकते हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल्स को सेफ जोन घोषित कर देते हैं इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, तो आई थिंक बहुत बड़ा एक हमारा जो होगा वो अचीव हो जाएगा इससे। उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आएंगी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कैमरास, डिटेक्टर्स, एवरीथिंग विल बी देयर। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर एक साथ होती है तो आई थिंक इट विल बी अ विन फॉर ऑल द डॉक्टर्स। तो चाह रहे कि हम यहाँ पे सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, लेकिन हम 1% बाकी 99% पॉपुलेशन के साथ डील करते हैं। तो आप उनका सोचो कि हमें कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मेरा फेलो डॉक्टर या कोलीग ने अभी बोला कि ये जो भी ड्राफ्ट, ये जो सम सेंट्रल एक्ट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स जो 2 बार ड्राफ्ट हुई थी, एक तो 2019 में, उसके बाद 2022 में उसको वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे करके इट वाज द हेडिंग एंड जो भी हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था इसको, ये तो पास नहीं हुई थी। जब एक केरला का एक डॉक्टर ने पूछा था कि क्यों ये जैसे पास होने का लोकसभा से जो भी जैसे भी उसके लिए करना है, some MPs have to agree whenever a draft, whenever something of this sort becomes a law, जैसे लोकसभा में वो जो भी हुई वो पूछने को, वो RTI में पूछा तो उनको बताया गया था कि होम मिनिस्ट्री ने अग्री नहीं किया क्योंकि एक बजट नहीं है हमारे पास उतना। बट और एक ये भी सवाल आया था कि दूसरे जो बाकी स्पेक्ट्रम ऑफ वर्कर्स है, जैसे इंजीनियर्स है, जैसे मान लीजिए जैसे भी दूसरा स्पेक्ट्रम में दूसरे सेक्टर में काम करने वाले जो है वो भी मांगेंगे। बट मैं बताती हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स कैसे दूसरे सेक्टर से अलग है काम करने हैं, क्योंकि हम तो जैसे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम सबको पता है, सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, टीचिंग हॉस्पिटल्स है, एम्स जैसे अपेक्स इंस्टीट्यूट्स है। जैसे आप सब सेंटर में पहुंचोगे, एक हिली स्टेशन पे पहुंचोगे अरुणाचल प्रदेश या केरला का एकदम लास्ट कोने पे एक सब सेंटर पहुंचोगे, उधर एक नर्स काम करते हैं, कभी डॉक्टर्स भी नहीं होते। PHC का एवरी स्ट्रक्चर हैज सर्टेन ड्राफ्टेड, इतने डॉक्टर्स होना चाहिए, फार्मासिस्ट होगा, उतना है ही नहीं क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। जब अगर एक कार्डियक अरेस्ट हो गया जो या सम डिसीज विच रिक्वायर्स अ डिफिब्रिलेटर, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, या वो PHC डॉक्टर कैसे देगा? जब लेकिन ये डॉक्टर की तरफ से वी अंडरस्टैंड। अगर मान लो मैं ही पेशेंट हूँ, मैं अपना पेशेंट को लेके जाती हूँ उधर और वो बोलते हैं कि इधर आपका पेशेंट का जो भी डिसीज़ है उसको ट्रीट करने को फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट तो भड़कते हैं। ऑब्वियसली यार गुस्सा आता है। जब मेरे साथ ही वाले, मान लीजिए माय हस्बैंड एंड ही इज ऑन द डेथ बेड, अगर मुझे गुस्सा आता है तो वो वैलिड है, बट हम क्या करें? हम भगवान के नेक्स्ट है, हम जितना करते हैं वो करेंगे। तब
मैं ये इस पॉइंट को बता रही हूँ कि जब वायलेंस कैसे होता है, जब मैं यहाँ के बोल रही हूँ वायलेंस होते हैं, पब्लिक पूछ सकती है कि आपके साथ कैसे वायलेंस होते हैं। बैंक में काम करने वाले जाते हैं आते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, उनके साथ तो नहीं होता है, आपके साथ होता है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमारा ये जो वर्क स्पेस है वो 24 आवर्स कैसे डेंजर जोन है, मैं बताती हूँ। क्योंकि पब्लिक को क्या सेंटिमेंट है हम नहीं बता सकते हैं, तो दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग अ लॉ, अ बिल विच कैन प्रोटेक्ट अस, और जिसमें हम नहीं मांग रहे कि बस हमें डॉक्टर्स को इंक्लूड करो, नर्सेस करो, डॉक्टर्स करो, क्योंकि वी हैव एवरी स्टेज ऑफ वर्किंग सिस्टम जहाँ पे फैसिलिटी ऐसे नहीं है। एम्स अलग है और मेरे गांव का पीएचसी अलग है। आई एम फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम कर्नाटका, वो अलग है, वी कांट जस्ट रिलेट। इसलिए हम बोल रहे कि वो एक चाहिए। एंड जीडीपी का बात करें, अरे यार आप एजुकेशन और हेल्थ को एक देश में जीडीपी के सर्टेन अमाउंट अलॉट नहीं करोगे तो किस चीज़ को करोगे? एंड ह्यूमन डेवलप इंडेक्स और एक कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताते हैं यार? हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ कितना हम देते हैं लोगों को, और कितने बिहार यूपी से लोग एम्स में आते हैं कैंसर की जांच कराने, क्रोनिक डिसीजेस की जांच कराने, उनको हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास तो जीडीपी नहीं है? स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन। तो इतना ही हमें मांग है। और जैसे अभी जहाँ तक जो कोलकाता में बात हुई उसके, वो तो अलग ही है, दैट इज़ सो ग्रूसम। वी बीइंग फीमेल्स, क्योंकि आपको पता, अभी तक तो हमने काफ़ी बार बोल चुके हैं एक हफ्ता से कि रेसिडेंसी क्या होता है। हम 24 आवर्स 36 आवर शिफ्ट में होते हैं, उधर ही काम करते हैं, हम उधर ही रहते हैं, रात का 2 बजे 1 बजे नहीं देखते हैं यार हम। और हम भी ऐसे नहीं देखती कि मैं एक फीमेल हूँ मुझे एक्स्ट्रा ये करना है, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में पहली बार मेरे दिमाग में एक सोच प्लांट कर दिया है समाज ने कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे एक रात को 2 बजे कुछ पेशेंट को हेल्प करने का कुछ डिसीजन लेना है, तो आई डेफिनेटली टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि मैं औरत हूँ अभी, क्योंकि आज तक हमने सोचा ही नहीं है। तो ऐसे जब हो रहे इतने सारे वायलेंस, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं नहीं बोल सकते कि हम 4 लोग जाके दिला देंगे एक हॉस्पिटल को ये फैसिलिटी। तो इसलिए हम मांग रहे हैं कि हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट का क्यों ज़रूरत है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि वर्किंग इन हेल्थ केयर स्पेक्ट्रम, हेल्थ केयर सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। वी आर 24/7। आई थिंक इट शुड बी अ डेंजर जोन कॉल्ड एज। जैसे हमारे दोस्तों ने बता रहे थे कि मेट्रो में क्या है, एयरपोर्ट्स में कैसे होता है, और एक कुछ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ नेशनल इवेंट सेलिब्रेट हो, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ हॉट स्पॉट, एंड जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आज तक हम मांग ही रहे, कोई इसको नोटिस नहीं कर रहे। अगर आप पूछो कि इंसिडेंट्स के बारे में, कितने इंसिडेंट्स क्यों नहीं गए? लोग तो लिम्ब लूज कर रहे, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने तो लाइफ भी खो दिया। आपको चाहे तो लास्ट ईयर एक केरला में भी एक यंग डॉक्टर इंटर्न का डेथ हुई, एक पेशेंट ने अटैक कर दिया था, हाँ, चाकू से। तो ये सब हियर एंड देयर, वी आर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इन द कंट्री, सो वी कांट टेक कि एक गया तो गया, नहीं है यार। अगर एक गया तो हजारों हमारे जैसे पे दर्द बैठता है। जब दर्द बैठता है तो ट्रीटमेंट डजंट हैपन, एंड अगर जो शायद भगवान हमसे काम करवा रहा होगा शायद, वो भी नहीं हो पाता है। इसको समझाने के लिए शायद मुझे इतना लंबा बोलना पड़ा। आपने बहुत अच्छा बोला और थैंक यू सो मच। हम यही चाह रहे थे कि आप जो बिल की डिमांड कर रहे हैं आप लोग उसे एक्सप्लेन करें। डॉक्टर संजीव हमारे साथ है, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, और आप इस बिल को मतलब इस बिल के कुछ और पहलू हैं जिसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मोस्टली चीज़ें तो बता दी गई हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जनरली जो हमारा किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसीजर है वो इंडिया में सीआरपीसी के थ्रू होता है, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो अगर आप सीआरपीसी के थ्रू किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हो, उसमें हर एक क्राइम डिफाइंड है और हर एक क्राइम के लिए सेम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। जैसे इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बट व्हेन इट हैपन्स टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई स्टाफ हो, तो आप क्राइम की इंटेंसिटी को समझिए, और आप अगर सीआरपीसी के थ्रू इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो पर्सन कोर्ट में जाके 10 साल तक वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, 10 साल तक वो ट्रायल चलेगा, उसको हर 2 महीने में कोर्ट में जाना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब, और कोई भी आदमी अपना काम छोड़ के ये नहीं करना चाहता है। हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता है हमारे पेशेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं, हम नहीं चाहते यहाँ पे बैठना, कोई भी नहीं चाहता हम में से यहाँ पे बैठना। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे जो केसेस हैं वो 10-10 साल तक चले। इसके लिए एक स्पीडी ट्रायल हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी कमेटीज़ बनाई जाए, ग्रीवेंसेस जो हैं हमारे उनको एड्रेस किया जाए, उसके लिए कमेटीज़ बनाई जाए, और इन्वेस्टिगेशन जो है
वो सीआरपीसी के थ्रू ना करा के उसका एक अलग से प्रोसीजर कोड बनाया जाए जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो, और एटलीस्ट डीएसपी और एसीपी लेवल का ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करे। मतलब मैं जो समझ पाई हूँ इसका आशय ये है कि जैसे आप किसी हाई प्रोफाइल केस को डील करते हो कि अगर किसी रिनाउंड व्यक्ति के साथ हो जाए, किसी पॉलिटिशियन के साथ हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो पावर पोजीशन में है, तो कैसे आप उसमें स्पीड ट्रायल जल्दी से उसको डीएसपी या एसीपी लेवल के लोग उस केस को डील करते हैं या फिर उस केस को टैकल करते हैं। आप लोग इस बिल के थ्रू ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ अगर कोई वायलेंस या कोई ऐसी घटना होती है तो उसको भी इसी तरह से ही डील किया जाए, वो स्पीडी ट्रायल हो, और मेक श्योर किया जाए कि अगर कॉग्नाइजेबल, बिकॉज सीआरपीसी में जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है, अगर हमको किसी ने एक थप्पड़ भी मारा, इट शुड बी कॉग्नाइजेबल एंड इट शुड बी नॉन बेलेबल अनटिल अनलेस इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड और उसका एक फेयर ट्रायल हो। आप किसी भी इंसान को सिर्फ इस बेसिस पे कि इंजरी ग्रीवियस है या नहीं है, उसको आप बेल नहीं दें, ये हम चाहते हैं। और इस बिल में ये सारे प्रावधान हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो प्रावधान है, लाइफ एंड लिबर्टी का जो प्रावधान है, अगर आप, जब हमने ये स्ट्राइक कॉल किया तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो ऑर्डर दिखा दिया कि आर्टिकल 21 के तहत आप राइट टू लाइफ के प्रावधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पेशेंट का राइट टू लाइफ है एंड वी हैव टू प्रोवाइड। वी ऑल्सो से दैट पेशेंट का राइट टू लाइफ है एंड वी विल स्टैंड विद द पेशेंट, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, चाहे वो 36 घंटे काम करना हो, 40 घंटे काम करना हो, दैट इज नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन। बट हमारा राइट टू लाइफ नहीं है, आर्टिकल 21 हमारे लिए नहीं है। और अगर आप ये बोलते हो कि राइट टू लाइफ के तहत आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारी बात ही सुनने वाला कोई नहीं है। हम किसके सामने अपनी बात कहें जाके? बिल्कुल, यानी राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अगेन राइट, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज राइट। और जहाँ तक कानून का बात करें, इट अप्लाइज टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया। हम भी तो वही है, डॉक्टर से पहले हम भी तो वही है। तो जब हमारा भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, हमारे अगेंस्ट लिखा है यू आर वायलेटिंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड देयर इज नो राइट टू प्रोटेस्ट, इट अप्लाइज टू अस। जैसे हम सब ने कहा वही बोल रहे हैं, ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू वी वांट समथिंग स्ट्रक्चर्ड, समथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। जैसे एक क्राइम होता है, व्हाट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द क्राइम उसका हो जाए, और व्हाट इज द पनिशमेंट उसको डिफाइंड हो, एंड हाउ विल द पनिशमेंट बी फॉलोड, और उसके बाद हाउ विल द हॉस्पिटल सिक्योरिटी एंड द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट्स टू इट, एंड व्हाट आर द मेजर्स। हमें कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हमारे पास है ही नहीं। हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हॉस्पिटल कभी हो रहे, कभी किसी को मार रहे, कभी किसी तो जान भी खो रहे हैं, और एंड ऑफ द डे हमें बोल रहे हैं आपको तो डॉक्टर्स हो यार, आप तो भगवान है। हम भगवान थोड़ी ना है यार, वी आर ऑल स्केर्ड, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे सुन के ऐसे थोड़ी ना, वी आर ऑल स्केर्ड फॉर आवर लाइव्स। एक ये शायद उन चुनिंदा प्रोफेशंस में से जहाँ पे डेली आप लोग लाइफ और डेथ के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हम डेली लाइफ एंड डेथ के साथ डील करते हैं। दैट इज द रीजन इट मेक्स आवर प्रोफेशन वेरी सेंसिटिव। आपके सामने एक पेशेंट आता है, आप पेशेंट को आईसीयू में लेके जाते हो, अब पेशेंट की जान बचेगी या नहीं बचेगी वी ऑल्सो डोंट नो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, बट वी डोंट नो द आउटकम। मे बी द पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। और अगर ऐसा हुआ तो एट दैट टाइम हमारे पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है जो आपके हॉस्पिटल के अंदर आपके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। आप देखो, आप हर रोज होता है, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, एवरी डे यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम हॉस्पिटल कि वहाँ पे किसी ने तोड़फोड़ कर दी, किसी ने डॉक्टर को मारा, किसी ने नर्स को मारा, किसी ने हेल्थ केयर स्टाफ को मारा, किसी ने आरजी कर में जो अभी हुआ है वो सब होने के बाद आप देखो सारी सिक्योरिटी, सारी फोर्सेस, सारी फोर्स होने के बावजूद उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी को तहस नहस कर दिया गया। उस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे ईएनटी वार्ड को ख़त्म कर दिया गया। कैन यू इमेजिन, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग ऐसा कर सकते हैं? तो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो कितना रिलेवेंट डिमांड है। और हम
बहुत साफ कहना चाहते हैं, बहुत दिल से कहना चाहते हैं कि हम कोई पेशेंट्स के अगेंस्ट नहीं है। जब डॉक्टर बन रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 36 आवर्स काम करके कोई घर नहीं जा रहे। व्हेन आई सी अ पेशेंट हु हैज सम क्रोनिक इलनेस, सम टर्मिनल कैंसर, आपको क्या लगता है कि हमारा अंदर का इंसानियत जगता नहीं है और हमें बुरा नहीं लगता है दिन को कि कितने महीना जिएगा? हम तो मैं क्या बोल रही हूँ, एम्पैथी सिंपैथी सबके साथ काम करते हैं तो दिन के एंड तक आदमी खत्म हो जाते हैं यार, थक जाते हैं। तो उसके ऊपर जब कुछ चीज़ें हमारा हाथ में जो नहीं है वो हो जाते हैं तो आप हमें मार रहे हो यार। घर पे तो हमारा भी फैमिली होता है, वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारा बस इतना ही मांग है कि कंसिडर अस आल्सो एज ह्यूमंस एंड व्हेन वी डिमांड समथिंग व्हिच इज़ वेरी वैलिड, अगर ट्रुथ बी टोल्ड ये डिमांड नहीं है, ये बहुत बेसिक राइट है विच हैज़ बीन लॉन्ग डिनाइड। तो इसी का ही हम मांग कर रहे हैं। क्या पता अगर ये होता तो आज वो मेरा एक फेलो डॉक्टर का ज़िंदगी बच जाती, उनका एल्डरली पेरेंट्स जितने दिन रहते उतने दिन इस शोक में तो नहीं मरते हैं। और ये एक्ट क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन जो ये सारे इंसिडेंट हुआ, ये सारे अभी नेक्स्ट जनरेशन को एक फियर आ गया, मतलब हम खुद को ही फियर आ गया। और अभी आने वाला डॉक्टर बनने वाला भी अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा कंट्री में उसका सेफ्टी है नहीं। तो इसलिए ये एक्ट आना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली वी कैन हैव डॉक्टर्स टू ट्रीट दी सोसाइटी मोर। आपने जो सवाल किया था ना कि ये पेरिफेरी जो मेडिकल कॉलेज में भी वायलेंस कैसे हो जाती है, PHC CSC तो छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कम है। तो पहले तो वायलेंस का कारण जो है वो वॉलेटाइल इन्वायरमेंट है, क्योंकि पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गई या कुछ और हो गया। कोई पैर भी पकड़ते हैं जिन जो ठीक होके जाते हैं, पर अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो मार के भी जाता है। तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। ये कोई दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है, ये तो छोड़ दो। लास्ट टाइम जब एक्ट आया था पार्लियामेंट में, इन्होंने बोला था कि ऐसे तो हर प्रोफेशन डिमांड करेगा, पर ये प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है। वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। तो पहली बात तो ये सही है। दूसरी बात, मैं एम्स दिल्ली में इमरजेंसी में CM हूँ, ठीक है। मैं भी सेफ फील नहीं करता एट टाइम्स, मैं लड़का हूँ जबकि। अब आप फीमेल को तो छोड़ ही दो, ठीक है। वहाँ भी आकर रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं लोग, वहाँ पे जबकि थोड़ी सिक्योरिटी है। टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एम्स दिल्ली आए हो आप, है ना, देखा होगा आपने। अब इससे डाइवर्ट हो जाइए आप। अब आप जाइए, मॉडल बताया जाता ये मॉडल है, ये मॉडल है। अब आप जाओ पेरिफेरी में, जिसके पास फंड ही नहीं जा रहा, फंड बहुत कम है, बहुत दूर है, उसकी तो हालत पूछो ही मत। वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। और फीमेल जैसे इनके पास कुछ नहीं था, DDR जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट है तो ऐसी है जो आप जाओगे नहीं उसमें। अब प्रोफेशन डॉक्टर का है, टॉप मोस्ट प्रोफेशन है, पर हालत ऐसी हो रखी है। 36 घंटे ड्यूटी है, बिना सोए 36 घंटे आप रहे हो, कभी नहीं रहे हो ना। 24 घंटे में मर जाता है आदमी बिना सोए, ऐसी हालत हो जाती है। 36 घंटे काम कर रहा है, और ऐसे भी नहीं कि बैठ के काम कर रहा है, दौड़ भाग के इमोशनली ड्रेन हो रहा है। पेशेंट बार बार सवाल कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें भी कोई गुस्सा हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर भी झेल के 36 घंटे काम कर रहे हो। वो भी MBBS करने के बाद में, 2 इतने ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम निकालने के बाद भी 36 घंटे, ये क्या बकवास है, ये क्या इन ह्यूमन बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा ये ख़राब है। मजदूर भी सुबह से काम करके शाम को चला जाता है। अब एक डॉक्टर इतने बड़े प्रोफेशन में 36 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, ये तो शर्मिंदगी है। इस पे हर किसी को शर्म आनी चाहिए, पूरे देश को शर्म आनी चाहिए, या पूरी दुनिया को शर्म आनी चाहिए। और जो कर रहा है उसे भी नहीं करना चाहिए, उन्हें भी रजिस्टर करना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ। और सरकार को तो शर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ केयर के नाम पे कुछ दे ही नहीं रहे, और उसका गुस्सा कहाँ उतरता है? हमारे मुँह पे। या कोई चाकू घोंप गया, कोई रेप कर गया, कोई कुछ कर गया, ये हालत हो रखी है। अब जब ये चर्चा का विषय बना हुआ है ये मुद्दा, तब इसके अलग अलग पहलुओं पर बात हो रही है। आपने इनका पक्ष सुना, इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हमारी कवरेज जारी है। कैमरे के पीछे मोहन है, मैं सोनल हूँ। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।